आबिद साहब, पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो DGISPR का इंटरव्यू है जिसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय रियासत के मुलवस होने का जिक्र है, आप तो खुद हुकूमत में, आपका रिएक्शन क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। इसमें कोई दो राह नहीं है। जो भी कोयटा ट्रेन का वाक़या हुआ, मुतअद्दिद बलूचिस्तान में जो वाक़या रूनुमा होते हैं उसमें कोई ढकी छुपी नहीं कि रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है थ्रू अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो इंसर्जेंसी होती रही है माजी में। पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे उसमें बिलाशुबा रॉ की इन्वॉल्वमेंट है और इसके शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। और माजी में भी जो चंद माह पहले भारत के ज़रिए दुनिया ने एक पाकिस्तान में एडवेंचर करवाया, जिसमें फिर अल्लाह के फजलो करम से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो ज़मीनी है, बहरी है, फ़ज़ाई है, हर लिहाज से हमारी अल्लाह के फजलो करम से जो मुसल्लह फ़ौज है पूरी दुनिया में माहिर है और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और इसमें जो अभी पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी आप नथी कर लें, उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हम एक टेररिस्ट स्टेट है। वो हर जगह उन्होंने पिन पॉइंट किया, लेकिन अल्लाह के फजल से ना पाकिस्तान ने सिर्फ ये इस दाग को भी धोया और दुनिया में जो ये पहली मरतबा हुआ है, पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, हमारे मीडिया खराज तहसीन के काबिल है, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, हमारे लॉयर, दुनिया, हमारे जो भी तबका ज़िंदगी है वो अपने फ़ौज के शाना बशाना खड़ा था। तो यही कौमें आगे बढ़ती हैं जिनकी कौम उनके उनके सिपा सलारों, उनकी मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हो। तो आपने देखा मलिक साहब, फिर वो दिन चढ़ा, वो सूरज निकलने से पहले पहले भारत को सरेंडर करना पड़ा, अमेरिका को इन्वॉल्व उनको करना पड़ा कि जी हमारी जान छुड़वाएं। और दुनिया कह रही है कि वो जो डॉग फाइट हुई एयर में, वो उसमें एक तरफ 80-70 के जहाज़ थे, इधर 40 जहाज़ थे, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें फतह दी। और उसके बाद जिस पर वो ज़्यादा गरूर करते थे अपने जहाज़ों पे, अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद करवाया। और मलिक साहब, ये हमारी सबसे बड़ी फतह है कि जब कल परसों उन्होंने आपने डिस्क्लोज़ किया कि जो उनकी कैजुअलिटीज़ हुई, जो उनके लोग मरे इस जंग के अंदर, तो उनको पता चला जब, क्योंकि उन्होंने कंपनसेट करना था, इससे वो एक्सपोज हुए, जो वो झूठ बक रहे थे बड़े दिनों से, वो अपने लोगों के सामने भी एक्सपोज हुए। तो ये मैं समझता हूँ हमारी एक कलेक्टिव एफर्ट्स थी। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी शामिल कर लें। एयर कमोडोर साहब, आज एक जर्नलिस्ट किसी ने पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने, मैं इस टॉपिक की तरफ वापस आऊँगा, इंटरव्यू की तरफ, लेकिन अभी क्योंकि आबिद शेर अली ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ मार गिराए, तो एयर चीफ को उन्होंने कहा, कोट किया हुआ है कि मेरी पाकिस्तान के एयर चीफ से बात हुई तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने जब इंडिया के साथ ये जंग चल रही थी तो उनका पूरा जो सेटेलाइट के साथ डाउन लिंक था उसको भी बंद कर दिया, उनकी कम्युनिकेशन भी ख़त्म कर दी। और 4 राफेल, उसने जिक्र किया दोहरा के जोर दे के कि 4 राफेल पाकिस्तान के एयर चीफ ने कहा कि हमने मार गए हैं। ये थोड़ा सा वजाहत करें कि हमने राफेल गिराए कितने हैं, थोड़ा सा, कभी 6 आ जाती है, कभी 7 तादाद आ जाती है, एग्जैक्टली क्या नंबर क्या है जहाज़ों का? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इनवाइट किया है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने किया है कि वो कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं। हमने तो जिस पे एक दफ़ा अनाउंस किया था, हम उस पर इसलिए स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमने इसको ग्राउंड रैकेट से कनेक्ट किया था। बहुत सारी फिगर्स अभी भी चल रही हैं जो ऑब्वियसली मीडिया पर कि शायद ये 8 हैं या 9 हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स डे 1 पे जब ये उस रात को ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे जो इनपुट मिली थी पाक फिजाइया से, उसी वक्त जब अनाउंस किए गए तो हमने तो 6 से 5 कर दिए थे। कहने के बाद 5 इसलिए किए थे कि हमें ग्राउंड रैकेज कंफर्म नहीं हो रहा था चाटे का। तो हम तो अभी भी ऑथेंटिसिटी पे चल रहे हैं, हम किसी उस पे नहीं जा रहे, परसेप्शन पे नहीं चल रहे। लेकिन मैं प्रीव्यू नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, जो वॉरेन ने कहा है, जो अपने इसमें एक ट्वीट पे शायद कहा है उसने कि नहीं वो एयर चीफ ने कंफर्म किया है, बट वो मैं अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा अभी कंफर्मेशन पाक फिजाइया से। दुरुस्त है, लेकिन अच्छी स्टेटमेंट है। मुझे तो पढ़ के बड़ी खुशी हुई है कि हम पहले कहते थे कि 6 हमने भारतीय जहाज़ मार गए हैं जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, तो
तो अब एयर चीफ को आज उसने, वो वॉरेन एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से बाहर हैं, गैर मुल्की हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एयर चीफ ने कहा 4 राफेल गिराए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया की भी सुबकी है और राफेल कंपनी भी सोचे कि आइंदा से इंडिया को जहाज़ देना है कि नहीं। सर लेकिन मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ये जो टेररिज्म वाले वाक़यात और अजीत डोवल की एक स्ट्रेटजी है, ये डॉक्ट्रिन उसकी यही है, वो कहता है कि इसको जितना दुश्मन की वो खून रेजी कर सकते हैं ना उतनी करें, उसका अप्रोच ही यही है और पूरी दुनिया के अंदर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। कनाडा का वाक़या हमारे सामने, अमेरिका का अटैम्प्ट हमारे सामने, और भी सिख रहनुमाओं को मारने की जो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने असैसिनेशंस करवाई और वो तकरीबन को 20 के करीब अफराद हैं, कम तादाद भी नहीं है। हमें इसके ऊपर पूरी दुनिया के सामने खुल खिला के एक बयानिया लेकर जाना चाहिए, जैसे ये आज इंटरव्यू है, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ जाना चाहिए। बाज़ चीज़ों को आपको एक डोजियर की शक्ल में ना वेल डॉक्यूमेंटेड अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। ये जो इंडियन स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर आपको पूरी तफसील के साथ ना अच्छी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके तफसील और उनका रोल और उनके जो कम्युनिकेशन आप इंटरसेप्ट करते हैं, पूरी इंटेल लेकर दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। वर्ल्ड कैपिटल्स में पूरी डिटेल्स पड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और इसी स्ट्रेटजी पर अमल भी हो रहा है। आपको पता है रिसेंट पास में हमारे जो बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उनकी कंपोजिशन में एक डेलीगेशन भेजा जो यूरोप में भी गया, यूएन गया, यूएस गया और एक्सपोज किया और डॉक्यूमेंटेड एक्सपोज किया। ये नहीं कि वर्बली काम किए, उस पर हमें अपनी जो एम्बेसीज़ हैं जहाँ जहाँ पे भी हैं उनके थ्रू भी हमें डोजियर बनाकर, जो आपने बिल्कुल बात सही निशानदी की है, हमें इस ज़्यादा प्ले करना चाहिए क्योंकि ये हमारा राइट है और हम पर अटैक हुआ है, हम विक्टिमाइज हुए। हमने फिर दुनिया को अपने साथ मिलाया इसमें मलिक साहब, दुनिया को मिलाकर हमने भारत की फिर अल्लाह के फजल से ईंट बजाई और पाकिस्तान इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वॉर, इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर स्ट्रेटजी। तो हम अकॉर्डिंगली उस पर अपने चीज़ों पर अमल दरामद हो रहे और ये जो शवाहिद है जो बैनुल-अक़वामी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ये वो टेररिस्ट हैं जो विद इन द कंट्री और वो विद इन द पाकिस्तान के विसिनिटी के अंदर जो पाकिस्तान के हदूद है उसके अंदर ये दहशत गर्दी करते हैं, कभी बलूचिस्तान में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो हमारे पास तो शवाहिद मलिक साहब मौजूद है और ये हमारा जो डेलीगेशन गया है इस पर हमें बड़ी कामयाबी हुई और हमने दुनिया के ज़हन को साफ़ किया और दुनिया में फिर मलिक साहब हमारी अल्लाह के फजल से इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। जो स्किल है हमारी फोर्सेस की वो दुनिया ने लोहा माना इन चीज़ों का, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी आर्म फोर्सेस। सही है। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से भी इस पे बात कर लें। एयर कमांडर साहब, ये जो दूसरा DGISPR के इंटरव्यू का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें कोई निशाना नहीं बना सकता, तो बहुत सारे लोग वो भी हैं तजिया निगार जिनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने की ख्वाहिश तो मौजूद है, अब वो कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे मालूम नहीं है। तो आपका तजिया क्या कहता है इसके ऊपर? मलिक साहब, ये जो ख्वाहिश है ना, ये कोई 40-50 साल पुरानी ख्वाहिश है और मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ थोड़ी ऑथेंटिसिटी ऐड करने के लिए कह रहा हूँ कि जब मैं नौजवान फाइटर पायलट था तो जो कवटा का न्यूक्लियर प्लांट था, मैंने कोई 5 साल तक एयर डिफेंस अलर्ट ड्यूटी की हुई है। नूर खान एयरबेस, जो अब नूर खान है, उस चिकलाला एयरबेस होता था, उस वक्त हमें यही थ्रेट थी कि हमें हमारा न्यूक्लियर प्लांट जो कोटा की बाउंड्री थी उस पर हमला होगा और एक तरफ से नहीं होगा, 2 तरफ से होगा और दोनों तरफ आप खुद गेस कर सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। और ये आज का नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी बात। पहली तो ये क्लियर करें। और दूसरी बात ये है कि उस सब से लेकर आज तक कोई अटेम्प्ट्स हुई है, कोई कामयाब नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। वजह क्या थी? इसलिए नहीं कि हमारे दुश्मन नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला के बाद हमारा रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग था और हमने ये तहिया किया हुआ था। उस वक्त ही हमें बताया गया था कि हमने न्यूक्लियर प्लांट हर कीमत पर बचाना है और अगर किसी ने हमला किया तो फिर वो अपना नहीं बचा पाएगा। तो ये डेटरेंस हमने, जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट में कहता होता हूँ, कि वो हमने पहले से डिक्लेयर की हुई। और आज भी जो DGISPR ने वही कहा है, आपने गौर किया होगा कि इतने खतरनाक नतीजे जो दुनिया शायद बर्दाश्त ही ना कर सके, जिसका मतलब ये है कि दुनिया को रोकती ही यही चीज है, आपकी कैपेबिलिटी नंबर 1 और रिजॉल्व नंबर 2। तो ये जब दोनों मिल जाती हैं तो आप वाकई इस काबिल हो जाते हैं अल्लाह ताला के फजल के बाद कि आपको हिम्मत नहीं करता। और ये 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आज की तो बात ही नहीं कर रहा। ये खतरा जाहिर आज भी कायम है
और आज भी जो खतरा टला हुआ है या रुका हुआ है और रुका रहेगा इंशाल्लाह ताला, वो हमारे इसी वजह से, जैसे मैंने कहा कि हमारे रिजॉल्व की वजह से, कि कोई अंडर एस्टिमेट ना करे कि हमें हिट करके फिर वो अपनी हिट से बचा सकेगा अपने। अच्छा, एक कमांडर साहब, अभी मैंने ईरानियन एम्बेसडर से भी इस पे सवाल पूछा, लेकिन आपसे भी पूछ लूँ, क्यों नहीं पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और टर्की, ये बड़ी मुस्लिम दुनिया की ताकतें हैं, हाथ मिलाते हैं और चाइना इस इलाके में एक पावर है उसके साथ लेते हैं और मिल के अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाएं, जॉइन हैंड्स, दुश्मन का मुकाबला करना है तो हाथ मिलाने पड़ेंगे आपस में। ये आपने एक पिछले प्रोग्राम में भी बहुत एक जिसको कहते हैं ना, एक नोबल आइडिया दिया था कि इस रीजन के लोग क्यों नहीं मिल जाते आपस में, रियलाइज कराना चाहिए कि हमारी पावर आपस में अगर हम यूनिटी कर लें तो एक्सटर्नल थ्रेट से बहुत सारे बच सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो आप एक ख्वाहिश करते हैं उसकी बहुत सारी ऑब्लिगेशन और बाइंडिंग भी होती है, इसलिए कि जब आप मुल्कों का नाम लेते हैं तो बहुत सारे मुल्कों की ऑब्लिगेशन, नेशनल इंटरेस्ट प्लस एक स्टेक्स होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ जो आपको रोकते हैं। हम ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं ले सकते? चाइना लेता है, 20% डिस्काउंट पर ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते? बहुत सारे मुल्क क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने होते हैं। और आप उन मुल्कों को जो भी इस तरह का एक रीजनल बनाते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं या एक इंटीग्रेशन करते हैं, वो बहुत सारी जो दूसरी ताकतें होती हैं जो नहीं चाहती कि उधर खड़े हो, वो अपनी स्ट्रिंग पुल करना शुरू कर देती हैं। अपने अपने जॉब के साथ स्टेक होते हैं उनके, चाहे वो ट्रेड की शक्ल में हो, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर की शक्ल में हो, चाहे किसी और फैसिलिटेशन के सेंस में हो ग्लोबली। तो आई थिंक ये वो फैक्टर अगर ग्राउंड चेक करें या ग्राउंड रियलिटी को ज़हन में रखें तो वो फैक्टर, चाहे विश लिस्ट बड़ी है, नोबल कॉज बहुत अच्छा है और बड़ा इफेक्टिव होगा अगर इतनी कॉमन इंटरेस्ट अगर बजाय एक दूसरे को डाइवर्जेंट या स्टैंड लोन अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कन्वर्ज करें तो आइडियल है। आपने देखा है कि चाइना पाकिस्तान की क्या सपोर्ट की है पिछले 43 सालों में। एक वाहिद फाइटर जहाज अगर पाक फिजाइया लिया सिर्फ चाइना से लिया 43 सालों में, जबकि उधर देखें इंडिया की तरफ जो वो कहते हैं उन्होंने 4 मुल्कों से मदद ली है, लेकिन वो क्या हमें रहे हैं कि हमारे खिलाफ चाइना भी पाकिस्तान आ गया था। वहां पे वो फ्रांस से लाफेल ले लेते हैं, वो रशिया से S-400 ले लेते हैं, वो ड्रोन ले लेते हैं इसराइल से, वो चिनूक हेलीकॉप्टर C-130 ले लेते हैं अमेरिका से, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि 4 मुल्कों के खिलाफ हम लड़ रहे थे। तो ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली एक चाइना ही नहीं बर्दाश्त हो रहा, खासतौर पर हिंदुस्तान से आप नोट कर लें, तो बाकी ऑब्वियसली लेकिन वो खालिद साहब, जब इंडिया के वो डिप्टी एयर चीफ का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, आबिद शेर अली साहब से भी पूछते हैं, अब वो डिप्टी एयर चीफ ने तो उनके जो मिलिट्री चीफ हैं, एयर चीफ है, उन्होंने तो नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की इकट्ठे थे। तो मेरा तो सवाल यह है कि वाई नॉट पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, टर्की एंड चाइना? चाइना के पास वो टेक है, पाकिस्तान बना सकता है, ईरान और टर्की और सऊदी अरब साथ आएँ तो मिल के इकट्ठा अपना दिफा मजबूत करें। आबिद साहब। बिल्कुल मलिक साहब, आपने मेरी भी सोच है इसमें, बल्कि पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, चाइना और हमें इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ मिलकर हमें बिल्कुल रीजनल कोऑपरेशन और एक अपना ब्लॉक बनना चाहिए, जिससे हमें अपने मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए और मुल्की मफादात को ही आगे। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब अभी गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जिस अंदाज से फॉरेन डिप्लोमेसी की और जो फॉरेन लीडर्स थे उनके साथ इज़हार यकजहती किया, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और आप बिल्कुल हमें इन बुनियादों पर सोचना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, चाइना और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर हमें बिल्कुल अपनी जो बुनियादें हैं उन्हें मजबूत से मजबूत बनाने की तरफ हमें गौर व ख़ौस करना चाहिए। देखिए, ज़ाहिर रिस्पेक्टिव रिलेशन है हमारे अमेरिका के साथ होंगे, लेकिन इस वक्त हमें अपने पाकिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक हमारे पार्टनर्स हैं, उनका जो हमारे अलाइज़ हैं, जो हमारे मुश्किल जो टेस्टेड टाइम में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, हमें बिल्कुल बैठकर उन मामलात में बात शायद बैक चैनल से होनी भी शुरू होगी हो, तो हमें इस पर बिल्कुल तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहिए ताकि हम अपने रीजन को नापाक इरादों से, दूसरे जो अज़ाइम हैं लोगों के, पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ को हर्ट करना चाहते हैं, उनको रोका जाए। बिल्कुल सही है, और इसमें ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, नोबल उसमें जो ऑब्जेक्टिव है सारे ममालिक का वो एक ही होना चाहिए, अपने बॉर्डर का दिफा करना, अपने मुल्कों को महफूज करना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हाथ मिलाना चाहिए, किसी के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान महफूज रहे
इसके अंदर कोई दहशत गर्दी में मुलवस ना हो, सऊदी अरब महफूज रहे, उसके ऊपर किसी का नापाक अज़ाइम ना हो, टर्की, ईरान और चाइना के साथ कॉपरेशन करे और आगे बढ़े। ये हमने सारे सवालात ईरानियन एम्बेसडर से भी पूछे हैं, डॉक्टर रज़ा मीरी मुकद्दम जो हमें वेरी शॉर्टली हमारे साथ होंगे। लेकिन आपको एक DG ISPR का एक और स्टेटमेंट है जो ईरान के हवाले से ताउन किया